तो आइए चलते हैं आज डार्विन जस्टिस के तीसरे अंक की ओर। 23 अक्टूबर 1990। मैं अनय के ठीक बगल में बैठा हूँ। मैं और अनय क्लास में अक्सर एक ही बेंच पर बैठते थे। संयोग देखिए कि इस परीक्षा में भी हमें एक ही बेंच पर बैठने का सौभाग्य मिला। इसके पहले जितनी भी हमारी परीक्षाएं हुई थीं, मैं और अनय कभी साथ साथ नहीं बैठे थे। शायद वक्त को पता था कि भविष्य में मुझे एक कहानी कहनी, इसलिए मुझे चश्मदीद बनाकर मेरी कहानी के लिए कच्ची सामग्री उपलब्ध करा रहा था। या हो सकता है अनय के पास मेरा बैठना सिर्फ संयोग मात्र था। भौतिक विज्ञान का पेपर चल रहा है। निरीक्षण करने वाले टीचर क्लास में अखबार खोले बैठे हैं। उनका आधा ध्यान अखबार पर और आधा बच्चों पर है। टीचर रह रहकर बीच में बच्चों को शांत रहने का आदेश जारी कर दे रहा है। बच्चे क्लास में फुसुर फुसुर कर रहे हैं। नकल हो रही है। पीछे के बेंचों पर चिट चरचराई जा रही है। मैं रह रहकर अनय की कॉपी से उत्तर टीपने की कोशिश कर रहा हूं। अनय को इससे कोई आपत्ति नहीं। वह जानता था कि क्लास में मैं कभी उसका प्रतिद्वंदी नहीं रहा। उसका प्रतिद्वंदी उसके ठीक पीछे बैठा है। कॉम्पिटिटर। चश्मिश ठीक उसके पीछे बैठी अपने उत्तर पुस्तिका पर भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र का उत्तर लिख रही है। गर्दन झुकी है, आंखों पर चश्मा है, पारदर्शी चश्मा। जो चश्मा पहने उसे चश्मिश कहना कितना उचित है? गलत है ना? जिसके साथ गहरा लगाव हो उसे चिढ़ाने का भी अपना मजा है। वह रूठे तो मनाने का भी अपना मजा है। अनय ने उसे चश्मा पहनने के कारण चश्मिश कहा था। कभी आपने भी अपने किसी करीबी दोस्त को ऐसा नाम दिए होंगे। यह भी एक तरीका है प्रेम और अपनापन जताने का। दुनिया में ऐसे कई नाम हैं जो किसी को उम्र के एक मोड़ पर किसी ने दिए होंगे, जिसे वह आज भी चुपचाप किसी कोने में उस नाम को अपने नरम हथेलियों से सहलाता होगा, बिना किसी उम्मीद के। मन उसके लौट कर वापस आने की कोई उम्मीद नहीं रखता है। फिर भी उम्र के उस मोड़ पर छूटे हुए वे शब्द जब कभी अचानक याद आते हैं तो जिंदगी की उकताहटों के बीच मन गुदगुदाने लगता है। ऐसा लगता है जैसे तपते रेगिस्तान में बारिश हो गई हो। पहली बार चश्मिश शब्द कब, कैसे और कहाँ आया था, इसका जिक्र बाद में होगा। पहले यह बात पूरी कर लूं कि 23 अक्टूबर 1990 को उस स्कूल में क्या हुआ था। उस दिन अनय बहुत परेशान था। अगर उस दिन को छोड़ दें तो इसके बाद अनय के पास मात्र एक दिन का समय और बचा है, जिसके बाद अनय इतने करीब से शायद फिर कभी चश्मिश को नहीं देख पाएगा। अनय यही सोचकर परेशान है कि अब क्या होगा। जब कोई बात मस्तिष्क के अंदर अपनी जगह बना लेती है तब आपका व्यवहार इस बात की ओर इशारा कर देता है कि आप सोच कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। उस वक्त अनय के साथ भी यही हो रहा था। वह परीक्षा भवन में था, भौतिक विज्ञान के साथ माथापच्ची ज़रूर कर रहा था, पर साथ में यह भी सोच रहा था कि कल के बाद
अब चश्मिश को देख पाना मुश्किल है। कल के बाद हम इस तरह कभी नहीं बैठ पाएंगे, कभी नहीं मिल पाएंगे। किसी को रोज देखने की लत और फिर कल से उसे नहीं देख पाने का ख्याल मन को डराता है। यह किसी से बिछड़ने का डर है जिसे आप दिल की गहराई से प्यार करते हैं। क्योंकि कल के बाद सारे बच्चे सेंटअप हो जाएंगे, कल के बाद कोई स्कूल नहीं आएगा। अगले कुछ महीनों में इन्हें मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा देनी है। अब ये बच्चे घर पर रहकर अपने बोर्ड एग्ज़ाम की तैयारी करेंगे। अभी जो इनका पेपर चल रहा है वह बोर्ड एग्ज़ाम से पहले का है, जो स्कूल द्वारा लिया जाता है, ताकि बोर्ड के पेपर से पहले विद्यार्थियों को खुद को ठीक से तैयार करने का मौका मिल जाए। तैयारी का जो हिस्सा कमज़ोर रह गया हो उसे दुरुस्त किया जा सके। कल इस सेंटअप एग्ज़ाम का आखिरी पेपर है। अब कल के बाद कोई स्कूल नहीं आएगा। अब आँखें आँखों से बात नहीं करेंगी। चश्मा सरक कर अब नाक के स्थूल भाग पर नहीं आएगा। अगर आएगा भी तो अनय देखने के लिए वहाँ तक नहीं जा सकता। अब मुस्कुराहटों से बदली नहीं जाएंगी। अब कोई किसी से रूठकर अपना ललाट डेस्क पर टिकाकर नाराज़गी नहीं जताएगा। कलम और कपड़े अब मैच नहीं होंगे। अब ये सारी छोटी छोटी बातें नहीं होंगी। यह ख्याल अनय को परेशान कर रहा है। मैं लगभग उसी उम्र का हूँ जिस उम्र का अनय है। चश्मिश भी लगभग उसी उम्र की है। वह उम्र जहाँ कुदरत विपरीत ध्रुव के बच्चों को शरीर की रहस्यमयी भाषा सिखाने के लिए आँखों और मुस्कुराहटों का सहारा लेती है। अजीब सा खिंचाव रहता है उस उम्र में, उस कुदरती भाषा में। तब कोई सिर्फ इतना सोचकर परेशान हो गया था कि अब हम इतने करीब में कभी नहीं मिल पाएंगे, अब हम नहीं मिल पाएंगे। यह ख्याल यूं ही तो नहीं उभरा था अनय के मन में। उस दिन और भी तो बच्चे सेंटअप होने के लिए परीक्षा दे रहे थे, पर शायद कोई और बिछड़ने के ख्याल से इतना बेचैन नहीं था जितना अनय। तब मुझे ऐसा लगा था कि शायद चश्मिश भी थोड़ी परेशान दिख रही थी। या हो सकता है इतने सालों बाद जब मैं कहानी में घुस गया हूँ तो मेरा मस्तिष्क यह कल्पना कर बैठा है कि चश्मिश भी बिछड़ने के ख्याल से शायद परेशान थी। लड़कियां अपने चेहरे से भाव छुपाने में माहिर होती हैं। शायद उस दिन चश्मिश भी छुपा लेती, पर एक कहानी बननी है, इसलिए इन बच्चों के लिए कुदरत ने पहले से एक स्क्रिप्ट तैयार कर रखा है, जिसमें अनय को चश्मिश से कलम मांगना है, जिसके लिए समय अनुकूल माहौल बनाने की तैयारी कर रहा था। शायद इसलिए चश्मिश भी अपने चेहरे का भाव छुपा नहीं सकी। देखिए यह कैसे संभव हुआ। जो टीचर क्लास में निरीक्षण कर रहे थे अचानक किसी काम से ऑफिस गए। टीचर के क्लास से हटते ही मैंने अनय से उसकी कॉपी दिखाने को कहा ताकि उसकी कॉपी से नकल कर सके। उसने अपनी कॉपी सीधे मेरे हाथ में दे दी। जिस प्रश्न का उत्तर मैं उसकी कॉपी से ढूंढ रहा था वह कॉपी में नहीं था। प्रश्न था, सिद्ध करें कि किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अनय को इस प्रश्न का उत्तर देना अभी बाकी था, लेकिन उसने
ये क्या किया? अनय नीब पेन से लिखता है, मैं बॉल पेन से लिखता हूं। चश्मिश बॉल पेन से लिखती है, पर अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक नीब पेन हमेशा रखती है। अनय को यह पता था, या कहें कि पता है, कि चश्मिश अपने इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में एक नीब पेन हमेशा रखती है। क्यों रखती है? जैसे जैसे कहानी आगे बढ़ेगी आप खुद समझ जाएंगे। अनय ने अपने कलम की गर्दन को घड़ी के विपरीत दिशा में घुमाकर खोला और कलम की स्याही सामने ईंट की दीवार पर उड़ेल दी। नीले रंग की स्याही को दीवार की प्यासी ईंटें जमीन तक पहुंचने नहीं दी। दीवार पर नीले रंग का सरपीलाकार दाग स्याही ने छोड़ा। यह दाग अब भी मुझे याद है। याद है कि ईंटें स्याही को पी गईं। कलम में बहुत थोड़ी सी स्याही थी, इतना ही कि दीवार पर उड़ेलने के बाद भी स्याही अपने भार से सीधे नीचे नहीं आ सके। टेढ़ी मेढ़ी होते हुए नीचे की ओर जरूर चली, मगर रास्ते में ही अटक गई। ये क्या किया? मेरे इस आश्चर्य से भरे प्रश्न पर अनय मुस्कुराया, लेकिन दोबारा इसी प्रश्न को या इससे संबंधित कुछ और न पूछूं, उसने श की एक लंबी धीमी आवाज अपने मुंह से निकाली और तर्जनी उंगली को होठ पर ले गया, जिसका मतलब था मैं चुपचाप रहूं। देखिए मैं किस चीज का गवाह हूं, कहानी कैसे आगे बढ़ रही है। तभी टीचर आ गया। टीचर को देखते ही अनय के चेहरे का रंग उतर गया। ऐसा लगा मानो किसी ने उसकी संपूर्ण योजना पर पानी फेर दिया। परीक्षा अंतिम पड़ाव पर पहुंचने को है। अनय को अभी पूरे एक प्रश्न का उत्तर देना बाकी है और उसके पास उत्तर लिखने के लिए कलम तो है, मगर उसमें स्याही नहीं। इस प्रश्न के उत्तर के लिए मैं पूरी तरह से अनय पर निर्भर हूं, इसलिए मैं अनय की हर एक्टिविटी का गवाह हूं, क्योंकि यदि अनय यह प्रश्न छोड़ देता है तो मेरा भी स्वतः छूट जाएगा। अपने स्वार्थ में मैंने उसे अपना पेन दिया कि लो पहले तुम लिख लो, फिर तुम्हारे उत्तर टीप कर मैं लिख लूँगा। पर उसने ऐसा नहीं किया। उसके दिमाग में कुछ और चल रहा था। पता नहीं ऑफिस में क्या हुआ था। जब टीचर ऑफिस से लौटकर क्लास में वापस आए तो उनके ऊपर केसरिया रंग का प्रभाव था। इससे पहले वे चुपचाप बैठे थे, अखबार के पन्ने चाट रहे थे और बीच बीच में खुसुर फुसुर कर रहे बच्चों को डांट देते। फिर भी हम जैसे बच्चे जिनके पास नकल करने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था, उनकी डांट को ज़्यादा तवज्जो नहीं देते थे। क्लास में 3 रो है। अनय दाएं साइड से पहले रो का पहला लड़का है। उसी बेंच पर मैं बैठा हूं। चश्मिश अनय के ठीक पीछे है। टीचर चहलकदमी करते हुए हमारे रो तक आए। अनय उत्तर पुस्तिका पढ़ने लगा, मानो कुछ लिखना छूट गया हो। अभी समय है, उसे लिखा जा सकता है। मुझे मृग मरीचिका की परिभाषा याद थी, वही लिखने लगा, जबकि उससे संबंधित प्रश्न पत्र में था ही नहीं। जब कभी हमारे तर्कश के सारे तीर चूक जाते तो हम इसी ब्रह्मास्त्र का प्रयोग करते थे। खासकर अनूप और वासो सर के पेपर में कभी कभी हम एक ही प्रश्न के उत्तर 2 बार लिख देते। हमारे टीचर इतने अच्छे थे कि हमें दोनों जगहों पर पूरे अंक दे देते थे। आप चौंक जाएंगे कि मुझे एक बार 75
अंक के पेपर में 78 अंक वासो सर द्वारा दिया गया था। है ना आश्चर्य? पर ऐसा अजूबा हो चुका है। वो और बात थी कि बाद में वासो सर ने हमारी कुटाई कर दी, क्योंकि पूर्णांक से ज़्यादा अंक मिलने की वजह से हो हल्ला ज़्यादा हो गया, जिससे हमारी पोल खुल गई। यह संभव भी नहीं था कि किसी के पूर्णांक से ज़्यादा अंक आए। मेरी कॉपी को उस दिन क्लास में फिर से चेक किया गया और तब पता चला कि मैंने मात्र 45 अंक के उत्तर लिखे थे। टीचर को यह भी पता चला कि एक ही प्रश्न के उत्तर को मैंने दोहरा दिया था। अनय और मुझे दोनों को पता था कि वासो सर खुद कॉपी चेक नहीं करते हैं। खैर, जब पकड़े गए तब से चोर। इसके पहले कई बार मेरा बेड़ा पार हो चुका था। हाँ, तो हुआ ये कि चहलकदमी करते टीचर के मुंह से आडवाणी जी अचानक कूद पड़े। ध्यान दें, 10वीं क्लास का बच्चा शायद ही राजनीति में रुचि रखता हो। आप कुछ अपवाद मेरे सामने रखकर मेरी बात काट दें, वो और बात है। लेकिन बच्चे भी राजनीति सीखते हैं और दिल से रुचि लेते हैं। बस कहने और सुनने का तरीका ऐसा हो कि बाल मस्तिष्क को बांध कर रखा जाए। क्योंकि जब मैं उस टीचर की बातों में बहता हुआ न सिर्फ सोमनाथ से समस्तीपुर आया, बल्कि महमूद गजनवी का एक काल्पनिक चित्र टीचर ने मेरे मस्तिष्क पटल पर उभारा था, जिसकी शक्ल रहमान मियाँ से मिलती जुलती थी। तब रहमान मियाँ बगल के गांव में होम्योपैथी के छोटे मोटे देहाती डॉक्टर थे, जिनकी दाढ़ी सफ़ेद और लंबी थी। वे मूछें नहीं रखते थे। उनकी 3 बीवियां और कई बच्चे थे। वे हमें कड़वी दवाइयाँ दिया करते थे, जिसे हम बच्चे आंख मीच कर पिया करते थे। सोचिए मेरे उस बाल मस्तिष्क के बारे में, जिसने महमूद गजनवी से नफरत करने के लिए अपने मस्तिष्क पटल पर एक चित्र उभारा था, जिसका चेहरा रहमान मियाँ से मिलता जुलता था। क्योंकि रहमान मियाँ हमें होम्योपैथी की मीठी गोलियां खिलाने से पहले हमारी जीवा पर एक कड़वा लिक्विड टपकाते थे, जिसे न चाहते हुए भी हमें पीना पड़ता था। मेरा बाल मस्तिष्क रहमान मियाँ तक ही क्यों पहुंचा था, आज सोचकर डर लगता है। डर लगता है कि क्या शिक्षा का केंद्र, चाहे पाठशाला या मदरसा ही क्यों ना हो, वहाँ टीचर को ऐसी बातें बतानी चाहिए। लेकिन ऐसा होता है। अब भी कहीं ना कहीं ऐसे टीचर हैं जो धार्मिक श्रेष्ठता की बात गुपचुप तरीके से बाल मस्तिष्क में ठूंसते रहते हैं। शायद मनुष्य ऐतिहासिक पात्रों से नफरत करना कुछ इसी तरह से सीखता होगा, जबकि रहमान मियाँ उस इलाके के नामचीन झोला छाप होम्योपैथी डॉक्टर थे। लेकिन टीचर ने उन चंद मिनटों में मेरे अंदर मुसलमानों से नफरत करने का पाठ ठूंस दिया था। तो क्या हुआ था उस दिन, सुनिए। अक्सर ऐसा होता नहीं है कि किसी परीक्षा भवन में निरीक्षण कर रहा टीचर एक अलग राग आलाप लगे, लेकिन उस दिन ऐसा हुआ था। टीचर की जिह्वा से पहले आडवाणी जी कूदे। आडवाणी जी के बहाने राम रथ यात्रा का जिक्र आया। राम रथ यात्रा के बहाने टीचर सोमनाथ पहुंचे। फिर सोमनाथ के बहाने महमूद गजनवी का जिक्र किया और अंत में महमूद गजनवी के बहाने मुसलमानों का। टीचर ने उन विद्यार्थियों को जो ठीक से न पके थे और न ही ठीक से कच्चे, मात्र 10 मिनट के अंदर 965 साल का इतिहास समझा दिया। महमूद गजनवी से लेकर वर्तमान तक की यात्रा कराने में उन्हें मात्र 10 मिनट लगा।
इस दरमियान वे क्लास के आगे से चहलकदमी करते हुए पीछे तक गए और तभी अनय को मौका मिला था। जानते हैं, जब टीचर महमूद गजनवी के बहाने मुसलमान तक पहुंचे तब उन्होंने क्या कहा? बच्चों, यह शर्म की बात है कि हिंदुस्तान की इस धरती पर हिंदू धर्म को गिरफ्तार कर लिया गया है। उन्होंने बच्चों के सामने आडवाणी जी की गिरफ्तारी को इस तरह बताया था। संस्कृत के टीचर ने इतिहास को जिस तरह से हमारे मस्तिष्क पटल पर उकेड़ा था, उस दिन से मुझे इतिहास से गहरा लगाव हो गया। इससे पहले इतिहास मेरे लिए एक बेवफा विषय हुआ करता था, जिसे रात को कितना भी रट लें, सुबह तक मस्तिष्क पटल पूरी तरह से साफ रहता था। तब मेरे लिए इतिहास एक बोरिंग विषय हुआ करता था, लेकिन उस दिन सीखा कि इतिहास का मतलब सिर्फ तारीखें रटना नहीं होता, यह तो दादा दादी की कहानियों से भी ज़्यादा रुचिकर है। जो मेरे अंदर महमूद गजनवी को डेवलप करता है कि मैं उससे नफ़रत कर सकूं, कि इसी बहाने मैं मुसलमान से नफ़रत कर सकूं। यकीनन कुछ बच्चे टीचर को सुन रहे थे, जिनके पास कहीं से भी नकल करने का अब कोई विकल्प नहीं बचा था। यकीनन कुछ बच्चे टीचर को सुन रहे थे जिनके पास कहीं से भी नकल करने का कोई विकल्प नहीं बचा था। ऐसे बच्चों में से एक मैं भी था, क्योंकि अनय कहीं और खोया था और मैं टीचर के साथ समस्तीपुर, सोमनाथ, गजनी घूम रहा था। किसी दर्पण की फोकस दूरी उसके वक्रता वृत्त त्रिज्या की आधी होती है, सिद्ध करें। अनय ने इस प्रश्न के उत्तर को लिखने वाले अपने संसाधन को खुद ही बर्बाद कर दिया था। तो मेरे पास भी टीचर के साथ इतिहास के गलियारे में घूमने के अलावा और कोई दूसरा विकल्प नहीं था। टीचर बच्चों को बता रहे थे, सोमनाथ को महमूद गजनवी ने 16 बार लूटा। प्रत्येक लूट के बाद यह शिव मंदिर पुनः अपने वैभव के साथ खड़ा हो उठता था, इस जुनून के साथ कि तुम हमें कितना बार लूट सकते हो, लूटो, हम पुनः अपने वैभव के साथ खड़े हो जाएंगे। आपके मन में यह सवाल उठना लाजमी है कि इतिहास वहां क्यों आया। मैं तब भले न समझ पाया हूं कि आडवाणी जी टीचर के मुंह से क्यों कूदे, पर जिस तरह से कूदाया गया था, सुनना अच्छा लगा था। आज कई सालों बाद सोचता हूं तो लगता है कि टीचर की भावनाओं का रंग शायद केसरिया था। तत्कालीन घटना से इनका ऐतिहासिक ज्ञान शायद कुलांचे मारने लगा होगा। वे ऑफिस गए थे लेकिन तुरंत वापस आ गए थे। शायद वहां उन्हें कोई नहीं मिला हो कि अभी अभी पेपर में जो ज्ञानदान लिए थे वो किसी और पर उड़ेल आते। वे 1.5 घंटे के क्लास में निरीक्षण के नाम पर पेपर पढ़ रहे थे। शायद यह ऐतिहासिक ज्ञान उन्हें इसी पेपर से मिला था। कभी कभी उम्मीद से अधिक ज्ञान हजम नहीं होता, उसे उड़ेलना जरूरी होता है, और वे उड़ेलने लगे बच्चों के सामने। यकीन मानिए, इस दुनिया में ऐसे लोग हैं जिनका इस मामले में हाजमा बहुत खराब होता है। जब कई सालों बाद मैं कहानी लिखने बैठा तो सोच रहा था कि क्या सच में टीचर को पेपर से पता चला था कि आडवाणी की गिरफ्तारी कर लिए गए। आडवाणी जी सुबह 4 बजे गिरफ्तार हुए थे। तब तक पेपर छपकर वितरण के लिए निकल चुका होता है। फिर पेपर में यह नहीं होगा। न्यूज़ उन्हें सुबह पता चला होगा और पेपर में वे शायद महमूद गजनवी के बारे में पढ़ रहे होंगे। उस समय के अखबारों में हॉट टॉपिक यही था।
अनय जब मौके की तलाश में था तब टीचर बोल रहे थे, उस मुसलमान शासक ने जब 17वीं बार सोमनाथ पर आक्रमण किया तब उसका इरादा लूट नहीं था। वह इस बार हमारे वैभव और मनोबल को नेस्तनाबूद करने के इरादे से आया था। इस बार वह हमारे हिंदू धर्म को मिटाने के इरादे से आया था। मेरे अंदर तब अजीब सी झुंझुनी हुई थी, मुसलमानों से नफरत वाली खामोश झुंझुनी। तब हम ठीक से न बच्चे थे न बड़े, यह सोच नहीं पाए कि कोई किसी के धर्म को मिटाना क्यों चाहता है, क्यों कोई मंदिरों को लूटता है, क्यों कोई मंदिर की मूर्तियों को तोड़ता है। टीचर धीरे धीरे नज़र गड़ाते हुए क्लास में पीछे की ओर सरकने लगे, एकदम धीरे धीरे। अनय बेचैन है, चश्मिश लिख रही है। टीचर धीरे धीरे पीछे की ओर सरक रहे हैं। मैं टीचर के साथ साथ अपनी गर्दन घुमा रहा हूँ। ऐसा करने वाले मेरे साथ कुछ और बच्चे भी हैं जो लिखना छोड़ टीचर को ध्यान से सुन रहे हैं, और कुछ अग्रिम पंक्ति में बैठे बच्चे मौके का फ़ायदा उठाकर नकल करने में लग गए। इन्हें अब तक नकल करने का चांस नहीं मिला था। टीचर के पीछे सरकते ही उन्हें भी ताक झांक करने का मौका मिल गया। टीचर ने महसूस किया कि उनके पास भी श्रोता हैं। उन्हें महसूस हुआ कि वे बोल सकते हैं और लोग गौर से उन्हें भी सुन सकते हैं। वे बोले, मंदिर के पुजारियों के कत्ल से अरब सागर लाल हो गया। मुसलमानों ने मंदिर की सन्यासियों का बलात्कार किया, उनकी योनियों में तलवार घुसेड़ दी। टीचर रुके। कुछ आंखें जो उन्हें देख रही थी, टीचर उनमें से कुछ चेहरों को पढ़ने लगे। चेहरे का भाव उनके मन मुताबिक था। तब हम इतने छोटे भी नहीं थे कि योनि का मतलब नहीं समझ, और इतने बड़े भी नहीं थे कि बात जिस संदर्भ में समझाई जा रही थी उसे पूरी तरह से समझ सके। मैंने तब समंदर नहीं देखा था। मेरे मस्तिष्क पटल पर सोन नदी के बाढ़ का पानी पसरने लगा, जिसका रंग लाल था। अरब सागर ऐसे ही लाल हुआ होगा। वे उसी चाल से बोलते हुए आगे बढ़े। उसने मंदिर को ध्वस्त कर दिया। शिवलिंग और मंदिर के कुछ टुकड़ों को गजनी ले गया। वे फिर रुके। अनय बेचैन है, न जाने किस पीड़ा से। मैं बेचैन हूं महमूद गजनवी को सोचकर, और टीचर रुके हैं बच्चों के चेहरे को पढ़ने के लिए। तभी पीछे बैठा एक लड़का पूछ बैठा, सर, वह कुछ टुकड़े और शिवलिंग को गजनवी क्यों ले गया? पीछे की ओर सरक रहे टीचर तेजी से सरक कर उस बच्चे के बेंच के पास आ गए जिसने यह प्रश्न किया था। अनय पीछे पलटा, चश्मिश की ओर। तब चश्मिश भी लिखना छोड़कर टीचर को देख सुन रही थी। उसकी गर्दन टीचर की ओर घूमी थी। उत्सुकतावश की आखिर महमूद गजनवी ने मंदिर के टुकड़े और शिवलिंग के साथ क्या किया होगा। अनय पीछे पलटा, चश्मिश की ओर। तब चश्मिश भी लिखना छोड़ टीचर को देख सुन रही थी। उसकी गर्दन टीचर की ओर घूमी थी। उत्सुकतावश की आखिर महमूद गजनवी ने मंदिर के टुकड़े और शिवलिंग के साथ क्या किया होगा। चश्मिश अनय को नहीं देखी थी कि अनय उसकी ओर पलटा है। टीचर अपना ज्ञान उड़ेलने में लगे थे। उनकी बातों में तब कितनी सच्चाई थी हम बच्चों को नहीं मालूम। इस मामले में तब हमारा मस्तिष्क कोरा था, और इन कोरे मस्तिष्कों पर अक्षर, शब्द, वाक्य किसी ऐतिहासिक कहानी के साथ उकेरा जा रहा था ताकि उकेरी गई चीज़ें टिकाऊ रहे। चश्मिश,
अपना नाम सुनते ही चश्मिश पलटी। पारदर्शी चश्मा उसकी आंखों पर था। चश्मिश के दोनों किनारों से काले रंग का थोड़ा मोटा धागा कनपटी से झूलते हुए गर्दन तक गया था। तब अनय ऐसा सोचता था कि शायद चश्मे का फ्रेम ढीला हो, पर मैं इसे चश्मिश का स्टाइल समझता था। मैं चश्मदीद हूं इस घटने का। मैं चश्मदीद हूं इस घटने का। जब टीचर बता रहे थे कि महमूद गजनवी ने शिवलिंग को गजनी में कसाई की दुकान पर रखवा दिया था और कसाई को आदेश दिया था कि गाय के मांस के छोटे छोटे टुकड़े इसी पत्थर पर किए जाएं, शिवलिंग के पत्थर पर। गजनी में इस दुकान पर गोमांस खरीदने वालों की लंबी भीड़ रहती थी। गजनी में लोगों का मानना था कि सच्चे मुसलमान को एक बार जरूर इस दुकान से गाय का मांस खरीदना चाहिए। तब गजनी की यह दुकान राज्य द्वारा पोषित हुआ करती थी। और चश्मिश पलटकर पूछी थी, क्या है? चश्मिश नहीं सुन सकी। टीचर के उस ज्ञान को अनय के शब्दों ने चश्मिश को महमूद गजनवी से दूर हटा दिया था। तुम्हारे पास नी पेन है? अनय ने मांगा था। अनय ने अपनी कलम दाएं हाथ से झटक कर दिखाया कि उसकी स्याही खत्म हो गई। चश्मिश अपना इंस्ट्रूमेंट बॉक्स खोलने लगी और खुद को अनय पर केंद्रित कर ली। उसे खुशी हुई कि अनय ने उससे कुछ मांगा है। वह टीचर की ऐतिहासिक बातें सुनने से महरूम रह गई। उसे इसकी परवाह नहीं थी, जबकि टीचर बोले जा रहे थे। पता है बच्चों, महमूद गजनवी ने मंदिर के टुकड़े का क्या किया? किसी बच्चे ने यह नहीं कहा कि उसे पता है। तब करीब 10 सेकंड तक रुककर टीचर ही बताने लगे कि महमूद गजनवी ने क्या किया था। उन्हें पता था कि इतनी गूढ़ बातें बच्चों को पहले से पता नहीं होंगी। चश्मिश कलम निकाली जिसका रंग नीला था। अनय से नज़र मिली, मुस्कुराई। अनय भी मुस्कुराया। दोनों मुस्कुराहटें बदली गई हों, मानो मुस्कुराहटें बदली गई हों। और टीचर बता रहे थे, उसने मस्जिद की सीढ़ियों पर सोमनाथ मंदिर के टुकड़े चुनवा दिए कि जब कोई नमाजी मस्जिद में नमाज अदा करने आए तो इन सीढ़ियों के ऊपर से होकर आए। चश्मिश की छोटी सी मुस्कुराहट अनय को कलम देने तक स्थिर रही। अनय भी चाहता था कि चश्मिश से थोड़ी बड़ी मुस्कुराहट को अपने चेहरे पर स्थिर रखे, पर हो न सका। लेकिन दोनों में से किसी को भी यह पता नहीं चला कि गजनी में मस्जिद की सीढ़ियों पर क्या चुनवा दिया गया था और गजनी ले गया शिवलिंग का क्या हुआ। वो सिर्फ मुझे पता चला, क्योंकि मैं ही इकलौता टीचर को सुनने में बिजी था। हो सकता है आप चोरी सफाई से करते हैं, इस भ्रम में भी रहते हो कि सामने वाला पकड़ नहीं पाएगा। ऐसा आप सोचते हैं, पर कहीं ना कहीं आपके अंदर का चोर आपके चेहरे के हाव भाव से झलक जाता है। चश्मिश की मुस्कुराहट की निरंतरता ने अनय के अंदर एक प्रश्न छोड़ दिया। कहीं इसे मालूम तो नहीं चल गया कि मैंने स्याही दीवार पर उड़ेल दी। अनय कलम लेकर वापस पीछे लौटा, साथ में एक मानसिक द्वंद्व भी, जिसमें चश्मिश की मुस्कुराहट उससे पूछ रही थी, यह जरूर तुम्हारी कोई शरारत है। तब अनय के मन ने ही उसे उत्तर भी दिया, हाँ है तो।
मैं कलम के लेन देन का भी चश्मदीद हूँ और टीचर के ज्ञानदान का भी। अब तक मैं समझ चुका था कि दीवार पर स्याही क्यों उड़ेली गई थी। किसी दर्पण की फोकस दूरी उसकी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। अनय नीले रंग के कलम से अपना उत्तर पूरा कर रहा था। उसके साथ साथ मैं भी उसे कॉपी कर रहा था। तभी एक बच्चे ने टीचर से पूछा, सर तब गजनी में गाय पाली जाती थी क्या? टीचर एक पल के लिए बच्चे के इस प्रश्न पर असहज दिखे। मुझे लगता है उनके पास इस प्रश्न का उत्तर नहीं था। उत्तर कोई दीर्घ उत्तरीय तो था नहीं, सिर्फ हाँ या ना ही तो कहना था। टीचर ने मुस्कुराते हुए बच्चे के प्रश्न पर कुछ सेकंड समय लिया, खुद को टटोला कि क्या बोले। शायद वे अपनी अज्ञानता का आभास नहीं होने देना चाहते थे, इसलिए मुस्कुरा गए और बोले, गुड क्वेश्चन। प्रश्न पूछने वाले लड़के को लगा कि आज उसने कोई दमदार बात पूछ ली। एक बार उसने अपनी नज़र पूरे क्लास पर दौड़ाई। कुछ सेकंड उसे ही देख रहे थे। यह देखना उसे अच्छा लगा कि स्टूडेंट्स उसे भी देखते हैं, क्योंकि वह गुड क्वेश्चन पूछता है। टीचर ने कुछ सेकंड लिया था और तब बोले, हाँ गजनी में गाय पाली जाती थी। मुझे लगता है जितना वे उगल चुके थे, इसके बाद नहीं कहते तब मतलब खुद के ज्ञान को खारिज करना था। टीचर के गुड क्वेश्चन वाले आश्वासन से उत्साहित होकर एक और विद्यार्थी ने अपने साथियों का ध्यान अपनी ओर खींचा। जब उसने टीचर से पूछा, सर महमूद गजनबी जब सोमनाथ को लूट रहा था तब शंकर जी ने अपना त्रिनेत्र क्यों नहीं खोला? चाहते तो मोहम्मद और उसकी सेना को जलाकर भस्म कर देते। इस बात का जवाब टीचर के पास नहीं था। पहले कुछ सेकंड तक तो उन्होंने उत्तर देने की कोशिश की, लेकिन जब यह समझ में नहीं आया कि उत्तर क्या दें तो डांट दिया, शट अप, बेतुका प्रश्न पूछते हो। किसी को डांट कर चुप कर देना तब कितना आसान होता है जब आप किसी को डांटने की स्थिति में होते हैं। बच्चा चुप हो गया। वह ना तो उस उम्र में था, न उस स्थिति में कि जिरह कर सके या अपने प्रश्न पर अड़ा रह जाए। अनय उस प्रश्न का उत्तर पूरा कर रहा था। चश्मिश कलम देकर खुश थी। मैं बताऊंगा वो क्यों खुश थी। मैं अनय की कॉपी से उत्तर टीप कर खुश था। टीचर एक बच्चे को डांट कर और अपना इतिहास का ज्ञान बच्चों पर उड़ेल कर खुश थे। कुछ और बातें भी उन्होंने उड़ेली थीं, जिसका जिक्र भी मैं इसी अध्याय में करूंगा। कुछ बच्चे इतिहास की कहानी सुनकर खुश थे। एक बच्चा डांट खाकर चुप था और अनय दीवार पर स्याही उड़ेल कर खुश था। और हाँ, आज जब मैं कहानी कह रहा हूं तो ऐसा लगता है कि तब आडवाणी जी भी गिरफ्तार होकर शायद खुश थे और लालू जी उन्हें गिरफ्तार करके खुश थे। यह गिरफ्तारी सहजीविता थी जहां दोनों को लाभ हुआ था। दोनों ने अपने अपने समीकरण बने थे। दोनों के अपने अपने समीकरण बने थे, लेकिन अंततः नुकसान में इंसान था। चाहे जातिवाद की राजनीति हो या धर्मवाद की, लोकतंत्र के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक ही होती है। लोकतंत्र में किसी भी तरह का ध्रुवीकरण उसकी जड़ में कीड़े की तरह होता है। सेंटअप हो जाने के बाद ये सारे बच्चे अब इस तरह एक क्लास में नहीं बैठेंगे। आज भौतिक विज्ञान का पेपर, अगले दिन भूगोल का पेपर, फिर मिलने का बहाना खत्म, क्योंकि आज के बाद से स्कूल की ज़िंदगी खत्म। रविवार को छोड़ दें तो यह परीक्षा लगातार 7 दिनों से चल रही थी और अगले दिन यह खत्म हो जाएगी। शायद एक ख्याल उभरा था अनय के मन में।
यह ख्याल एक डर था कि अब हम कभी नहीं मिल पाएंगे। यह मिलना बाहों में बाहें डालकर या हाथों में हाथ लेकर बैठने जैसा नहीं था। यह मिलना चश्मिश को थोड़ी दूर से देखना था, कभी कभी मुस्कुराहटें बदल लेना था, कभी कभी एक दूसरे को अपलक घूर लेना था, कभी इशारों में रूठ कर डेस्क पर ललाट टिकाकर सामने वाले को दिखाना था कि मैं तुमसे नाराज़ हूँ। ऐसी कई छोटी छोटी चीज़ें थी जो कल के बाद अब नहीं होने वाली थी। कल के बाद इनकी स्कूलिंग को ख़त्म हो जाना था। तब अनय और चश्मिश उम्र के उस शुरुआती दौर में थे जहाँ एक दूसरे से वे सिर पैर की तरह की बातें करना भी अच्छा लगता था। तब अनय और चश्मिश उम्र के उस शुरुआती दौर में थे जहाँ एक दूसरे से बेसिर पैर की बातें करना भी अच्छा लगता था। यह अच्छा लगना अब खत्म होने वाला था। बेवजह की लड़ाइयाँ खत्म होने वाली थीं। एक दूसरे को चिढ़ाना खत्म होने वाला था। एक दूसरे से अधिक अंक लाने की स्वस्थ प्रतियोगिता खत्म होने वाली थी। इस सच्चाई को अनय स्वीकार कर चुका था, इसलिए जाते जाते उसने किसी निशानी की बात सोची थी। चूँकि प्यार शब्दों में अव्यक्त रह गया था, भले ही क्रिया के साथ प्रतिक्रिया हुई थी, लेकिन इन क्रियाओं को अब तक शब्द नहीं मिले थे। शब्दों के अव्यक्त उस मोहब्बत में कोई हर पल याद आता था, कोई हर पल ख्यालों में घूमता था। उम्र का कच्चा मोड़ जहाँ न दोनों ठीक से बच्चे थे न बड़े, फिर भी वह उम्र जाते जाते कोई निशानी चाहती थी कि तुम्हें उम्र भर याद रखूँगा, कि तुम्हें भूल न जाऊँ। ऐसा कुछ हो मेरे पास कि देखते ही तुम याद आ जाओ। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जाते जाते कुछ चीज़ें धरोहर की तरह रख ली जाएं, शायद इसी बहाने यादों में वो सुरक्षित रहें। और तब अनय ने अपने कलम की स्याही को दीवार पर उड़ेल दिया था, चश्मिश से कलम मांग लिया था, ताकि आँखों के इशारे जीवित रहें, मुस्कुराहटें जीवित रहें, किसी की याद किसी को नोचती रहे। जब तक संभव हो सके कुछ छूट रहा था जिसे पकड़ने की चाह थी, बहुत छोटी सी चाह, सिर्फ कलम मांग कर रख लेने भर जितना। चलो ठीक है, जो हुआ सो हुआ। जाते जाते कुछ चीज़ें धरोहर की तरह रख ली जाएं, शायद इसी बहाने यादों में वो सुरक्षित रहें। और तब अनय ने अपने कलम की स्याही को दीवार पर उड़ेल दिया था, चश्मिश से कलम मांग लिया था, ताकि आँखों के इशारे जीवित रहें, मुस्कुराहटें जीवित रहें, किसी की याद किसी को नोचती रहे। जब तक संभव हो सके कुछ छूट रहा था जिसे पकड़ने की चाह थी, बहुत छोटी सी चाह, सिर्फ कलम मांग कर रख लेने भर जितना। इतना छोटा सा। अनय ने यह सोचकर कलम मांगा था कि कल इसे लौटाना नहीं है, कह देंगे खो गया, ताकि उसे भी याद रहे कि बचपन में कभी किसी ने उसकी एक छोटी सी चीज़ जो बहुत कीमती नहीं था, नहीं लौटाया। कितनी मासूमियत थी उस प्रेम में, जो छोटी छोटी कई बातों को एक छोटे से कलम के बहाने जिंदा रखना चाहता था। एक निष्पाप झूठ था कि कलम की स्याही खत्म हो गई है। एक निष्पाप झूठ था कि कलम की स्याही खत्म हो गई है, पर कितना मासूम सा झूठ था। यह साजिश नहीं था, गुनाह नहीं था, अव्यक्त प्रेम था। उसकी कारगुजारियां थीं, उसकी बेवकूफ़ियां थीं। क्या कोई किसी को सिर्फ इस बात के लिए याद रख सकता है कि एक छोटी सी चीज़ जो बहुत कीमती नहीं था, उसे नहीं लौटाया गया था?
क्या कोई किसी को सिर्फ इस बात के लिए याद रख सकता है कि एक छोटी सी चीज़ जो बहुत कीमती नहीं था उसे नहीं लौटाया गया था? अगर याद रह भी गया तो कितने दिन तक? फिर भी उस मासूम से मोहब्बत ने कलम मांगी थी और सोचा था कि कल कह देंगे खो गया। क्या कर लेगी? उम्र के 16वें मोड़ का प्रेम ऐसा ही होता है। उम्र के 16वें मोड़ का प्रेम ऐसा ही होता है। थोड़ा झिझका हुआ, थोड़ा खुला हुआ, थोड़ा बंद सा, थोड़ा बेवकूफ़ सा, थोड़ा बुद्धू सा, थोड़ा बेवजह का होशियार सा, कि थोड़ा सतर्क सा, थोड़ा पोस्ट कार्ड सा खुला, थोड़ा लिफाफे सा बंद बंद। उम्र के इस पड़ाव पर अनय प्रश्नकर्ता भी था और उत्तरदाता भी। यह अनय का नहीं, उसकी उम्र का दोष था, जहाँ कभी कभी उसे खुद से प्रश्न भी करना पड़ता था और खुद ही उत्तर भी देना पड़ता था। यह वो उम्र होती है जहाँ छोटी छोटी घटना पर बड़ी सीख मिल जाती है, क्योंकि खुद के प्रश्न का उत्तर किसी और को नहीं बल्कि खुद को ही देना पड़ता है। उम्र का एक मोड़ जहाँ तन मन दिल दिमाग सबसे अधिक सेंसिटिव रहता है। उम्र का एक पड़ाव जहाँ तन मन दिल दिमाग सबसे अधिक सेंसिटिव रहता है। इसलिए उम्र में इस मोड़ पर गलतियां भी खूब होती हैं, निर्णय भी खूब होते हैं। एक उम्र जहां इंसान न ठीक से जिम्मेदार होता है और न ठीक से गैर जिम्मेदार ही होता है। कुछ नहीं बोलेगी, मुस्कुराकर देखती है मुझे। स्याही दीवार पर उड़ेलने के बाद यह ख्याल अनय के मन में आया था। ये बातें मुझे बाद में अनय ने बताई थीं, जब मैंने पूछा कि स्याही दीवार पर उड़ेलते वक्त तुम्हें ये नहीं लगा कि यदि कलम नहीं दी तो क्या? एक प्रश्न का उत्तर छूट जाता। चश्मिश कॉपी जमा करके पहले निकल गई, अनय से कलम लेने का इंतज़ार किए बिना। सवाल 2 रुपए के कलम का नहीं था, सवाल था कि चश्मिश याद रखे कि किसी ने कभी उसकी कोई चीज़ नहीं लौटाई थी। चश्मिश के दिमाग में भी बहुत सारी चीज़ें एक साथ चल रही थीं। वह समझती थी और इसी समझ के कारण कलम देते वक्त रहस्यमयी तरीके से मुस्कुराई थी कि कोई इतना लापरवाह कैसे हो सकता है कि परीक्षा भवन में उसके कलम की स्याही खत्म हो जाए। वह जानती थी कि ऑफिस में स्याही की एक बड़ी सी बोतल परीक्षा के दिनों में रखी जाती है। अनय वहाँ से स्याही भर सकता था, पर उसने मुझसे कलम मांगी है। कोई यूं ही किसी से कोई चीज़ तो नहीं मांग लेता ना। और मुस्कुरा कर कलम दे दी। जाओ रख लो, इसे मत लौटाना मुझे। इसी बहाने कभी कभी कुछ चीज़ें याद आ जाया करेंगी। मेरा चश्मा, मेरी आंखें, मेरी बातें, मेरी मुस्कुराहटें। चश्मिश यह सोचकर कापी जल्द से जमा की कि कहीं अनय उसे कलम न लौटा दे, और चली गई। उस दिन के लिए कलम के लौटाए जाने के किसी भी संभावना को खारिज करते हुए अनय क्लास में कॉपी जमा करने वाला आखिरी विद्यार्थी था। वह जानता था कि चश्मिश एक मामूली से कलम के लिए उसका इंतज़ार नहीं करेगी। अव्यक्त मोहब्बत की भाषा भी कुछ ऐसी होती है कि जितना बोला जाता है उससे कहीं ज़्यादा समझ लिया जाता है। आज का अंक सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे अगले अंक के साथ।